नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 संस्कृतियों का टकराव। भाग 4 में आज दो और महत्वपूर्ण अमेरिका की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यह सभ्यताएं रहेंगी इंका सभ्यता और दूसरी रहेगी माया सभ्यता। इस प्रकार से हमारी आज 4 सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी अमेरिका महाद्वीप की। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इंका सभ्यता से। इंका सभ्यता अमेरिका के मूल निवासियों, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, इस प्रजाति की एक गौरवशाली सभ्यता जो है वो रही है। इंका सभ्यता अगर आप देखेंगे, ये दक्षिणी अमेरिका की जो है वो सभ्यता है। दक्षिण अमेरिका देखेंगे आप, ये चित्र में दिखाया गया है। इसकी जो स्थापना थी वो 12वीं शताब्दी में मैको कपाक, याद रखना, मैको कपाक ने इसकी स्थापना की थी। और यह चलते चलते 15वीं-16वीं शताब्दी में जाकर, जो 15वीं शताब्दी में ये उच्चतम शिखर के ऊपर थी और 16वीं शताब्दी में जाकर इसका जो अंत हो गया। 9वां जो शासक था जिनका नाम विशेषता आता है वो है पंचकुटी इंका। याद रखना, पंचकुटी इंका। इनके सिंहासन पर बैठते ही इंका साम्राज्य की जो सीमा थी वो उत्तर में इक्वाडोर से लेकर, देखना यहाँ पे, इक्वाडोर से लेकर और दक्षिण में चिली, जो आज का चिली देश है, वहाँ तक ये सभ्यता जो फैल गई थी। इस छोटे से क्षेत्र से लेकर आप कहाँ तक ये सभ्यता फैली। तो ये किसके कारण हुई? पंचकुटी इंका के कारण। तो इसका जो वैभव जो था वो ये था। अब आता है इसकी विशेषताएं, एक एक तरह से पढ़ लेते हैं। पहले सम्राट की स्थिति। इससे पहले हम 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, वो थी अरावाक सभ्यता और एंजेटिक सभ्यता। इंका सभ्यता में जो सम्राट था वो निर्कुश शक्तियाँ उसे प्राप्त थी, ठीक जिस प्रकार से एंजेटिक सभ्यता में थे निर्कुश शक्तियाँ, मतलब उसके द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द जो है कानून होता था। पृथ्वी पर उसे सूर्य देवता का पुत्र, देखो अगर हम एंजेटिक के साथ इसका जो है वो अंतर स्पष्ट करें तो एंजेटिक में कहा जाता था सूर्य देवता का प्रतिनिधि, और यहाँ कहा गया पृथ्वी पर सूर्य देवता का पुत्र उसे जो है माना जाता था। और खून का रिश्ता बनाए रखने के लिए उनकी प्रमुख रानी उनकी सगी बहन होती थी, उसे देवता की तरह ही पूजा जाता था। याद रखना, उनका जो विवाह था वो खून का रिश्ता बनाए रखने के लिए उनकी ही प्रमुख रानी उन जो होती थी वो सगी बहन ही होती थी। इस प्रकार से किसके लिए? कि खून का रिश्ता बनाया जाना, इसलिए एक जो प्रथा प्रचलित थी। ये बहुत सारा, अगर हम भारतवर्ष में हिमाचल में भी देखें तो इस प्रकार की प्रथा जो है वो सगी बहन के अलावा जो बहनें होती थी उनके साथ विवाह हो जाया करता था, लेकिन अब ये प्रथा जो है लगभग समाप्त हो चुकी है। इनका सम्राट अताहु अल्पा के शब्द देखिए, ये क्या कहता है अताहु अल्पा? मेरे साम्राज्य में मेरी इच्छा के बिना न तो कोई पक्षी उड़ सकता है और न ही कोई पत्ता हिल सकता है। इसका मतलब ये किसे दर्शाता है? उसकी निर्कुश शक्तियों को बताता है कि सम्राट जो था वो सबसे ताकतवर था, शक्तिशाली था। फिर आता है दूसरा, प्रशासन। कुशल प्रशासक जो व्यवस्था स्थापित थी। प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोक भलाई, याद रखना, लोक भलाई के लिए ही कार्य किया जाता था। अधीन प्रांतों में गवर्नर जो है कार्य करते थे और साम्राज्य में अनेक कबीले होते थे। जो प्रांतों के गवर्नर होते थे वो प्राय जो है वो राज घराने से ही हुआ करते थे और अनेक कबीला उसमें व्यवस्था स्थापित थी। और कबीला के जो वरिष्ठ होते थे वही कबीले, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही कबीले जो है वो चलते थे। इनका में चुनाव जो है वो कबीले के जो सदस्य होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, वही जो है उनका चुनाव करते थे। और एक तरह से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वास्तव में इनका जो प्रशासन था वो बहुत ही उच्च कोटि का जो है वो शासन स्थापित था। प्रशासन के बाद अब आता है भवन निर्माण। कुज्जु जो उनकी राजधानी थी, कुज्जु जो है राजधानी थी इनकी, और माचू पिच्चू भी एक बहुत बड़ा शहर था। तो ये 2 भवनों की जो एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर, इनके बने हुए महल या जो किले थे या जो मंदिर थे वो बहुत ही उच्च कोटि के उदाहरण है। ये माचू पिच्चू का जो शहर आप देख सकते हैं, पहाड़ी के ऊपर जो स्थापित था, और देख सकते हैं कितने सुव्यवस्थित ढंग से ये स्थापित या बसा हुआ था। तो यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ जो पत्थर लगाए गए हैं, कई तो ऐसे हैं कि वो 100 टन भी उनका जो है वो वजन हुआ करता था। तो 100 टन सोच लिए, 1 टन में जो है 10 क्विंटल होते हैं, तो कितना बड़ा ये पत्थर हुआ करता था। कैसे ये उठाते थे उस समय जब टेक्निक नहीं थी, मशीनें नहीं थी, आदमी के द्वारा सारे काम होते थे। विनाशकारी भूकंप भी इनका जो है वो आज तक बाल भी बांका जो है वो नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा इन पहाड़ियों तक पहुँचने के लिए सड़कें बनी थी, पुल बनाए गए थे, सुरंगें बनाई गई थी। तो इस प्रकार से उस समय के जो लोग थे वो इंजीनियरिंग में भी महारत रखते थे। ये अपने आप में इस सभ्यता की ऊंचाई को बताते हैं। अब आता है चौथा, वो है विभिन्न श्रेणियाँ। जो समाज था वो श्रेणीबद्ध समाज था, जैसे हमने एंजेटिक में पढ़ा। जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो सम्राट और उनका जो परिवार होता था। दूसरा स्थान कुलीनों और पुरोहितों का होता, शाही परिवार के जो सदस्य होते थे या सैनिक अधिकारी होते थे या धनी व्यापारी होते थे। और मध्यम जो स्थान होता था वो सैनिक, शिल्पियों, चिकित्सकों और अध्यापकों का मध्य स्थान होता था। और साधारण वर्ग, 4 वर्ग बताए गए। साधारण वर्ग जो है वो किसान और दस्तकार रह जाते हैं, वो साधारण वर्ग में आते थे। और निम्न वर्ग जो है वो दासों का होता था, जो युद्धबंदी होते हैं। ये पहले हमने जो है एंजेटिक पढ़े 3, यहाँ पर 4 वर्ग आ गया, साधारण वर्ग शामिल हो गए जिसमें किसान और दस्तकार आते थे। ये था समाज। अब आता है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो समूचे तौर पर अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, पति चुनने का अधिकार था। यदि उसकी पति मृत्यु हो जाती थी उसे फिर से विवाह करने की इजाज़त थी। पुरोहित और दुकानदारी का व्यवसाय वो कर सकती थी। और बाल विवाह की जो प्रथा उसमें प्रचलित नहीं थी, जबकि भारतवर्ष में उस समय जो है वो जो बाल विवाह थी वो प्रथा प्रचलित थी। शिक्षा,
शिक्षा पर विशेष बल लड़कों को सैनिक बनाया जाने के लिए शिक्षा दी जाती है, कृषक बनाने के लिए या पुरोहित बनाने के लिए दी जाती थी, जबकि लड़कियों को घरेलू कार्यों और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। और मौखिक शिक्षा, क्योंकि जो किसी प्रकार की लिपि वहाँ पर जो है वो नहीं मिली है, मतलब लिपि का जो है अभी तक कोई प्रचलन नहीं था, इस कारण जो है मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी। और प्रशासन की जो भाषा थी वो क्वेचुआ थी, याद रखना क्वेचुआ, ये होगी शिक्षा। अब आता है नैतिकता पर बल। प्रत्येक पुरुष को एक तय सीमा के भीतर जो है विवाह करना ही पड़ता था। अविवाहित को माना जाता था कि वो समाज के लिए सही व्यक्ति नहीं है, इसलिए जो है वो समय निश्चित कर दिया गया था और उस समय उसको विवाह करना ही पड़ता था। ऐसा न करने पर सामूहिक विवाह करवाया जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था और लोगों को ईमानदारी और पवित्र से जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित दिया जाता था, और ऐसा न करने पर उसे दंडित भी किया जाता था। विभिन्न व्यवसाय, उस समय विभिन्न व्यवसाय जो है वो आदमी करते थे, जिसमें लेकिन मुख्य जो व्यवसाय होता था अरावाक और एंजटे की तरह वो था कृषि। समस्त भूमि का जो मालिक था वो सम्राट हुआ करता था और भूमि को संख्या के हिसाब से किसानों में विभाजित किया जाता था। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा भूमि, जितनी कम उतना कम भूमि। तो मुख्य जो फसल थी उनकी वो मक्का और आलू थी, याद रखना, मक्का और आलू। और इस तरह से उनका जो मुख्य जो पशु हुआ करता था जिससे वो हर तरह का काम लिया जाता है, भाड़ ढोने का काम किया जाता था, वो लामा। देखेंगे आप लामा, इनकी ऊन भी काम के लिए आती है, मांस भी खाया जाता है और इनसे ढोने का काम भी लिया जाता था। इनके अतिरिक्त इस समय वस्त्र उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग और सोने और चांदी के आभूषण बनाने का उद्योग जो है इस समय विख्यात थे। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान में प्रगति, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा विज्ञान में उनको महारत हासिल थी। देखिए, उन्होंने दर्द कम करने के लिए अनेक दवाइयों का आविष्कार कर लिया था, जिसमें मलेरिया से बहुत सारे लोग जो भारतवर्ष में जब मर जाते थे तो वहाँ पर मलेरिया जैसे जो बुखार होते थे उसकी जो दवाई थी वो उन्होंने ढूंढ निकाली थी, जिसे कुनीन जो है वो, कुनीन का क्या मतलब हुआ कि एक प्रकार का ये पेड़ हुआ करता था जिसे मतलब सिनोना ट्री हुआ करता था, और उसका जो रस निकाल कर जो है ये दवाई जो बनाई जाती थी, तो ये कुनीन से जो है वो बुखार मलेरिया का जो है वो इस्तेमाल किया जाता, मतलब दवाइयाँ उनके पास थी। वे हड्डियों और अंगों को जोड़ने में भी महारत रखते थे, जोड़ते थे, जो आज किया जाता, आज का चिकित्सक करता थी उसी प्रकार से उस समय उनमें महारत थी इसको ठीक करने की। इसके अलावा सबसे बढ़कर वो दिमाग संबंधी ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक कर सकते थे। तो चिकित्सा विज्ञान में वो बहुत ही आगे थे। हम पढ़ रहे हैं इंका सभ्यता के बारे में। अब पढ़ते हैं धर्म के संदर्भ में। धर्म जीवन का मुख्य आधार था उनका, धर्म के बाहर कोई भी कार्य नहीं होता था, हर जगह धर्म जो है उनके जीवन में प्रभावित होता था। उनके देवी देवताओं की वो पूजा करते थे अनेक, जिसमें सूर्य देवता उनका सबसे प्रमुख देवता हुआ करता था, और उसकी स्मृति में भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया जहां मृत शासकों को रखा जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी और कभी कभी जो है नर बलि भी दी जाती, कभी कभी। जबकि अगर हम एंजटेक में जाएं तो एंजटेक में हर समय जो है वो नर बलि जो दी जाती है, हर एक त्यौहार के ऊपर, हर रीतियों में ऊपर नर बलि दी जाती थी। सबसे ज़्यादा प्रचलन जो मिलता है एंजटेक में, लेकिन इंका में जो है कभी कभार जो है बलियाँ दी जाती थी। और मृत्यु के पश्चात जीवन में तथा अंधविश्वासों में भी विश्वास था, मतलब कि मृत शरीर के साथ जब उसे दफनाया जाता था बहुत सारी चीज़ों को जो है उसके साथ रख दिया जाता है, इसका मतलब उसके बाद जीवन में भी वो विश्वास रखते थे और उनमें अलग तरह के जो अंधविश्वास थे वो भी प्रचलित हुए। पढ़ा हमने उनके धर्म से संबंधित। अब आता है उनका पतन किस प्रकार से। 1532 ईस्वी में, क्योंकि इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अताहु आल्पा ये जो है स्पेनी आक्रमण से पूर्व राजगद्दी के ऊपर जो है विराजमान थे। इनका जो है जब 1532 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं उसमें फ्रांसिस्को पिंजारो जो है वो आए थे। तो फ्रांसिस्को पिंजारो ने जब आक्रमण किया था उस समय जो अताहु आल्पार उसका जो भाई था, शायद मुझे याद है उनका जो भाई का नाम था वो हुआस्कर था। तो इनके बीच में जो है वो गृह युद्ध चल रहा था राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो इसका फ़ायदा जो है वो फ्रांसिस्को पिंजारो उठाता और इस प्रकार से वहाँ पर अपना अधिकार कर लेता। तो अताहु आल्पा जो है एक अयोग्य भी शासक प्रमाणित हुआ। फ्रांसिस्को जो पिंजारो था वो एक अनुभवी सेनापति था, इस प्रकार वो जीत पाया। और यूरोपियों के आगमन से अनेक बीमारियाँ जो वहाँ पर फैल गई, जैसे कि एंजटेक में हुआ था, और इस कारण जो है वो इस बीमारी के कारण भी इसका पतन हुआ। इनका सैनिकों की तलवारें और तीर स्पेनी लोगों की बंदूकों और तोहफों के आगे टिक नहीं सकी, क्योंकि वहाँ पर टेक्निक्स जो थी इनके पास अधिक थी। फ्रांसिस्को पिंजारो के पास जो है वो क्या थी, बंदूकें और तोहफें, जबकि इनके पास केवल तलवारें और तीर से जो उनका सामना नहीं कर सके, और इस कारण इनका पतन हो गया। किसकी बात करें, इनका साम्राज्य की। अब इसके बाद जो चौथी जो सभ्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है माया सभ्यता। अगर चित्र में देखें तो माया सभ्यता जो है, अगर आपने पढ़ा होगा, ये आपका मैक्सिको की सभ्यता थी, जो एंजटेक सभ्यता जहाँ फली फूली थी। ये जो माया सभ्यता थी ये लगभग पनामा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर फैली थी, और बाद में ये जाकर जो है मैक्सिको तक फैल गई थी। तो इसमें बहुत सारा क्षेत्र जो है वो इस सभ्यता माया सभ्यता में आता है। तो पढ़ लेते हैं। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, और इस सभ्यता का आरंभ जो 1500 ईसा पूर्व में हो चुका था, और यह सभ्यता 300 ईस्वी से 900 ईस्वी के दौरान जो है अपनी उन्नति के शिखर पर सबसे उच्चतम जो समृद्धि थी वो समय था 300 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक का समय में इस सभ्यता का। और इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे उसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर तक ये जो है सभ्यता फैल चुकी थी। मैक्सिको से लेकर कहाँ तक, अल सल्वाडोर तक ये फैली हुई थी।
तो ये सभ्यता का विस्तार था। अब पढ़ लेते थोड़ा सा आगे इसकी विशेषताएं एक एक करके। माया शासन पद्धति कैसे था, वहाँ शासन कैसे स्थापित था। माया सभ्यता की शासन व्यवस्था के संबंध में हमें ज़्यादा विशेष जानकारी जो प्राप्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अधिकतर जो शासक हुआ करते थे वो पुरुष हुआ करते थे और कभी कभार रानियां भी जो शासन किया करती थी। राजा का जो पद था वो पैतृक था, मतलब राजा की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र होता था वो सिंहासन पर बैठता था, लेकिन शर्त क्या थी कि वो बहादुर होना चाहिए। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार और उसकी सुरक्षा कर सकता था, ऐसा माना जाता था। इसलिए बहादुर न होने पर दूसरे बेटे को राजगद्दी पर बिठाया जाता था। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो है मानव बलि दी जाती थी। मानव बलि का प्रश्न था, लेकिन कब? जब सिंहासन पर राजा सत्तारूढ़ होता था। राजा अभिजात वर्ग और पुरोहितों की सहायता से जो शासन चलाता था। पुरोहित बड़े इंपॉर्टेंट होते थे और राजा भव्य महलों में रहता था और उसकी सेवा में बड़ी संख्या में दास और दासियां जो हुआ करती थी। अब पढ़ते हैं दूसरा पार्ट, वह है श्रेणियाँ। विशेषता में सर्वोच्च जो श्रेणी, मतलब समाज की बात करें, जो समाज था वो श्रेणीबद्ध था। सर्वोच्च जो स्थान था वो पुरोहितों को प्राप्त था। राजा भी उनके परामर्श पर ही शासन चलाता था। तो इसका मतलब पुरोहित, देखिए अभी तक हमने पढ़े, एंजेटिक में पढ़े, इनका पढ़े, लेकिन माया सभ्यता में जो पुरोहितों का जो स्थान था वो सबसे ऊपर था। उनके परामर्श के बगैर जो है राजा भी कुछ नहीं कर सकता था, वो उनके परामर्श पर ही शासन चलाता था। दूसरा जो स्थान आता था कुलीनों और अभिजात वर्ग, जिसमें शाही परिवार के सदस्य आते थे, सैनिक अधिकारी आते थे या धनी व्यापारी आते थे, को प्राप्त था। और समाज में अधिकांश जनसंख्या किसानों की थी और समाज में निम्न स्थान जो है वो किसका जाता था? दासों को प्राप्त था। तो इस प्रकार से लगभग 4 श्रेणियों में ये समाज भी विभाजित था, ठीक उसी प्रकार जैसे इनका समाज था। व्यवसाय, मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। हर जितनी भी हमने पढ़ी अब तक सभी का ही कृषि रहा। पत्थर की कुल्हाड़ी बनाना और आग की सहायता से नए पत्थर जो है वो खेत जो बनाए गए, पत्थर की कुल्हाड़ी, उसमें 1500 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं। उस समय जो है वो पत्थर की ही जो शार्प जो पत्थर होते थे उनकी कुल्हाड़ी बनाई जाती थी और उससे ही उन्होंने जंगलों को साफ किया और इस प्रकार से नए खेत बनाए और अपनी खेती जो है प्रारंभ करना शुरू किया आग की सहायता से। और मक्का का उत्पादन सबसे अधिक, अतः उनके अधिक धार्मिक जो क्रियाकलाप थे वो मक्का को बोने, उगाने और काटने से ही जुड़े थे। उनकी जो मुख्य फसल थी वो मक्का थी और मक्का देवते के तौर पर भी इसको माना जाता था, ये उनका मुख्य देवता था। और भोजन क्योंकि ये सबसे प्रमुख था, तो जितने भी क्रियाकलाप होते थे उनके, कोई भी चाहे उसको काटना हो या उगाना हो, बोना हो, तो सारे के सारे जो उनके धार्मिक लाभ थे वो इनसे ही जुड़े होते। इसके अतिरिक्त सेम, आलू और कपास भी इनका जो मुख्य भोजन था या फसलें थी। व्यवसाय के बाद अब बात कर लेते हैं धर्म की बात, कि धर्म जीवन का मुख्य आधार था उनके जीवन में, ठीक इनका सभ्यता के दौर के लोगों के ही तरह। अनेक देवी देवताओं की ये पूजा करते थे और सूर्य और मक्का देवता इनका प्रमुख, देखिए प्रथम है सूर्य और दूसरा क्या है? मक्का देवता। इसके अतिरिक्त अग्नि, वन, भूमि और वर्षा देवता भी इनके जीवन में संबंधित थे। इनकी स्मृति में भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। उनकी देखभाल के लिए पुरोहित रखे होते थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलियाँ भी दी जाती थी और कभी कभी नर बलि भी दी जाती थी। धार्मिक कर्मकांडों के लिए एक विशेष पचांग, याद रखना इन्होंने एक पचांग जो तैयार किया था 360 दिनों का, और मृत्यु के पश्चात जीवन में और अंधविश्वासों में भी यह विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार से इनका धार्मिक जीवन रहा जो लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ इनका समाज के साथ। कला, वे महान कला प्रेमी थे। उन्होंने अनेक भव्य नगरों, महलों, पिरामिडों और मंदिरों और वैधशालाओं का निर्माण जो है किया। इनमें से याद रखना टिक्कल, कोपान, पालिंग और चिचेन इंतजा प्रमुख, इनके जो प्रमुख जो है वो भवन थे, जिसमें ये नाम भी बताया गया है। ये टिक्कल का है, ये कोपान का है, ये सारे जो नाम बोले ये इन्हीं के ही बनाए हुए जो है उस समय के भव्य महल थे। इनमें ग्वातेमाला, इनमें जो ग्वातेमाला था वो जो ग्वातेमाला में बना जो टिक्कल था, इसकी बात कर रहे हैं, ये मंदिर था लगभग 229 फुट जो है वो ऊंचा था। तो आप सोच सकते हैं उस समय टेक्निकल मामले में आदमी बहुत पीछे था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मंदिर जो है तैयार करना, और वो भी ज्योमेट्रिक लेवल के ऊपर। अगर आप देखेंगे ज्योमेट्री का मतलब कोई आकृति जो तरीके से बसी हो, बनाई गई हो, तो इस तरह का ज्योमेट्रिक शेप में बनाया जाना, एक टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी फर्क नहीं था। तो इस प्रकार की चीज़ें बनाया जाना, वो भी 1500 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो सभ्यता थी ये अपने आप में बहुत उच्चतम सभ्यता थी। अब बात करते हैं पांचवा, वह है पचांग। देखिए पचांग की दिशा में भी ये जो सभ्यता थी, माया सभ्यता, सबसे अपनी सभी सभ्यताओं में से सबसे ऊपर थी। इनके पास 2 पचांग थे। देखिए इनके पास सबसे स्टिक जो पचांग था तो आज भी चलता है 365 दिन। तो 365 का इनके पास जो है वर्ष हुआ करता था, और एक वर्ष में 18 माह हुआ करते थे और हर माह में 20 दिन हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये इनके दिन, और जो बच जाते थे, कितना हो गया, ये हो गया 360 दिन हो गए, और जो 5 दिन बच जाते थे उनको दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। इस प्रकार का इनका जो है वो पचांग हुआ करता, जो बिल्कुल स्टिक था 265। लेकिन एक और पचांग था उनका 260 दिन का, और ये जो 260 दिन थे ये केवल किसके लिए बनाए गए थे? धार्मिक दिनों के लिए और पुरोहितों के लिए, कर्म कांडों के लिए बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये इनका पचांग रहा, जिसके लिए इसको जाना जाता है। अलग से कई बार क्वेश्चन भी अलग से 2 नंबर का पूछा जा सकता है। फिर आती इनकी लिपि के संदर्भ में। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था इनका सभ्यता, वहाँ पर कोई लिपि नहीं थी, लेकिन ये सभ्यता जिसकी अपनी एक लिपि थी, अमेरिका की पहली सभ्यता थी जिसमें सर्वप्रथम लिपि का विकास जो है किया था। इस सभ्यता में सर्वप्रथम लिपि का विकास किया था। पूछा जाता है कौन सी ऐसी सभ्यता थी अमेरिका की जिसमें लिपि जो है वो होती थी अपनी, तो वो कौन सा हुआ?
माया सभ्यता। उनकी लिपि चित्रात्मक थी, जैसे हमारी सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें भी चित्रात्मक सभ्यता का नाम लिपि है, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। दुर्भाग्यवश इस लिपि को भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो माया सभ्यता और हमारी जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता उसकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन क्या है कि दोनों में क्या है, चित्र जो है बनाए गए हैं, चित्रात्मक लिपि है। अब आता है पतन के कारण। माया सभ्यता का जो पतन था वो 11वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया, लेकिन ये कुल मिला के 15वीं शताब्दी में जाके इसका पतन हो गया था। इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के मतभेद हैं। कुछ पतन का कारण जो भयंकर भूकंप या तूफानों को मानते हैं, और कुछ फैली भयंकर बीमारियों के कारण, जैसे कि अगर आज की डेट में देखते हैं एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है। तो ऐसी बीमारी उस समय हुआ करती थी, इलाज बहुत कम थे, तो हो सकता है वो वजह उसके कारण बना हो। इसका कारण जलवायु परिवर्तन, सूखा भी हो सकता है, ऐसे जो है विद्वान मानते हैं। लेकिन जो अधिकतर इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि सभ्यता का पतन का कारण 1519 ईस्वी में हर्नाडो कॉर्टेस जिसने जो है एंजेटिक सभ्यता का खात्मा किया था, ठीक उसी प्रकार से इसके आक्रमण के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। खात्मा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पतन हुआ मतलब उस सभ्यता के बहुत सारे जो निशान है उनको खत्म कर दिया जाना। और उसमें 1521 तक पूरे मैक्सिको पर जीत लिया था, और शीघ्र ही उसने ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर कब्जा उसने कर लिया था, और इस प्रकार से इसका सभ्यता का अंत हुआ। तो ये पढ़ा हमने इस सभ्यता के अंत के बारे में। दो सभ्यताओं के बारे में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरह से, पहला, इंका सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इंका सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, या इसका पतन कैसे हुआ। माया सभ्यता की विशेषताएं पूछी जा सकती है, या श्रेणीबद्ध समाज के बारे में अलग से पूछा जा सकता है, या उनके पहचान क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, और उनकी पहचान के अलावा और भी उनकी चीज़ें, जैसे कि जो है उनकी लिपि के संदर्भ में या पतन के संदर्भ में, ये सारी बातें जो अलग अलग तरह से पूछे। तो कई तरह के क्वेश्चन जो है इस पार्ट से बनते हैं, जो आपको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बड़े आसानी से आप हर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अब आता है लास्ट, जो हमेशा याद रखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि कार्य की अधिकता से उकताने वाले व्यक्ति बहुत हैं ऐसे कि जी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, ऐसे व्यक्ति कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते, कोई भी महान कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, कार्य की अधिकता आपको और अधिक मेहनती बनाएगी और अधिक आपको एक्सपीरियंस्ड बनाएगी, जो ज़िंदगी में आपके बहुत काम आने वाला है। इसी आशा के साथ कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।